ठीक ठीक ठीक। चलिए, कल कहाँ तक हुआ था लास्ट? सेलीन फीचर्स से कहीं कोई दिक्कत कुछ भी समझने में? कितने फीचर्स थे? 16 या 17? हाँ 17 था ना, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आज क्या शुरू होगा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 1 to 4 डील्स विथ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैंने पिछले क्लासेस में भी आप लोगों को बताया है, आर्टिकल 1 स्टेट्स व्हाट? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसके पीछे की कहानी भी बताई थी इससे प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स? Yes, to make center or union stronger, we incorporated the word what? Union and not federation. Although India has a federal structure, but it would be more tilted towards where, in what part? Union part. ठीक है, central would have a more advantage over this. ठीक है, there are some provisions which makes a center stronger. समझ में आया? ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 1 states that इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। सिर्फ स्टेट्स, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, इंडिया किसी भी फॉर्म से अगर एक्वायर करता है तो वो क्या किसका पार्ट होगा? हाँ, इंडिया का पार्ट होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले भी हम लोग आर्टिकल 1 हमको लगता है कि 4 क्लासेस हो चुकी है, 4 क्लासेस में 40 बार बता चुका हूं, है ना, कि आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट व्हाट? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जिसमें 3 चीजें आती हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर बट मोर टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट पार्ट? यूनियन पार्ट। ठीक है, और यूनियन पार्ट में मैंने तुम लोग को भी बताया था कि क्यों इंडिया यूनियन है। स्टेट हैज नो राइट टू सक्सीड। ठीक है, फेडरेशन में क्या होता है पहले बताया था ना, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट एंड देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ कि स्टेट हैज दैट राइट टू सक्सीड, बट इन दिस केस नहीं होगा। ठीक है, स्टेट्स डू नॉट हैव दैट राइट टू सक्सीड। यहां तक समझ में आ गया? आर्टिकल 1 में यही है। ठीक है, और अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें, अब हम धीरे धीरे शेड्यूल्स पे भी आएंगे। ठीक है, क्लास के साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ शेड्यूल्स की भी। तो सबसे पहला शेड्यूल क्या बताता है? नेम ऑफ स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। कल के डेट में अगर चेंज होता है तो कहां कहां दिक्कतें आएंगी? शेड्यूल 1 चेंज होगा, साथ ही साथ एक शेड्यूल 4 है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। अगर स्टेट्स का कॉम्पोजिशन चेंज होगा तो कहीं ना कहीं वहां पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीट्स अलग अलग होंगी क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्टेट्स। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स विल ऑफ स्टेट। तो कहीं ना कहीं स्टेट का अगर कहीं कहीं चेंजेस होगा तो इट विल अल्टर 2 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1 एज वेल एज शेड्यूल 4। ठीक है, इसको लिख लो थोड़ा सा। आर्टिकल पहले तो डाल लो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन states that India, that is Bharat, shall be union of states.
shall be union of states, and the name of these states as well as union territory will be specified in the first schedule कह लो या schedule कह लो, whatever you may deem fit, schedule or schedule of Indian Constitution. ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि वाई इंडिया, दैट इज भारत. भारत किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, भारत स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. अरे भारत क्या था, पहला क्लास में नहीं बताया था? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? आवर हिस्टोरिकल पार्ट. ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, वहां से वो इंस्पायर होकर वो वर्ड आया है भारत. ठीक है, मेंशन किस में था? किसी पुराण में मेंशन था ना, विष्णु पुराण में. नहीं याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो, हिस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगा थोड़ा सा बताएंगे सर भी. ठीक है, कि कहां कहां से कौन कौन से वर्ड्स आए हैं. ठीक है, हाँ, विष्णु पुराण खत्म हो गया. अच्छा चलो कोई बात नहीं, होता है थोड़ा बहुत होता है तो हम बता दिए ना. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. यही तो होता है एडवांटेज हिस्ट्री पॉलिटी साथ चलने का. जो हिस्ट्री में कहीं कुछ गैप्स आ जाए तो पॉलिटी फिल कर देगा, हमसे कुछ गैप मेंशन हुआ तो हिस्ट्री फिल कर देगा उसको. ठीक है, तो इस चीज के लिए घबराना नहीं है. ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है भारत वर्ड. ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा. द टेरिटरी ऑफ इंडिया, the territory of India includes point A, territory of state, union territories, point B, point C, any territories which may be acquired, Next point, the term union was preferred over the word federation as the states in India do not have the right to succeed, SECEDE, succeed, and this structure is not the result of an agreement among states. ठीक है, समझ में आ गया क्यों फेडरेशन नहीं है इंडिया, क्यों यूनियन है. ठीक है, हमने ये फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहां से लिया था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से. लेकिन हमने क्या किया, उसमें अपने हिसाब से चेंज किया. ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रॉन्गर यूनियन बनाया. ठीक है, कि इंडिया वुड हैव सम काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, बट इंडिया वुड बी कॉल्ड अ यूनियन बिकॉज स्टेट्स डू नॉट हैव दैट राइट टू सक्सीड. There are certain provisions in the constitution, as I have told you earlier, there are certain provisions in the constitution where states cannot have that right to succeed from India. ठीक है, until unless India voluntarily gives any part of land.
ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई खुद से विलिंगली नहीं छोड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया यूनियन है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 2। व्हाट डज आर्टिकल 2 डील्स अबाउट? पहले मेंशन करो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 देखो, आर्टिकल 2 डील्स विथ एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहां एक चीज बता दे रहा हूं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सबसे अच्छा बेसिक डिफरेंस बताता हूं। वहां पे भी बात होगी स्टेट्स की, लेकिन वहां इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। स्टेट्स आपस में, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 3 विल टॉक अबाउट व्हाट? स्टेट्स इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन। हमारा जो बाउंड्री है ना, उसमें हम जो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे बिहार से अलग हो गया झारखंड, पहले बंगाल का पार्ट था, बंगाल से बिहार बना, बिहार से उड़ीसा बना, अलग अलग हुआ ना, आपस में बाइफरकेट हुआ ना सारी चीजें। अगर वैसा कोई प्रोविजन लेकर आते हैं तो दैट वुड बी डेल्ट अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट व्हाट? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब ये एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। जो एक्सटर्नल कुछ स्टेट्स हैं, अगर वो इंडिया में आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्यूपेशन कह लो, सेशन कह लो, या कह सकते हो कि भाई एनेक्स कर लेते हैं हम किसी दूसरे स्टेट्स को, बाहर के स्टेट्स को, तो वो किसके अंडर डील करेंगे? आर्टिकल 2 के अंडर। एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और एडमिशन ऑब्लिक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब बाहर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सपोज करो एक कोई लैंड है बांग्लादेश में, ठीक है, कल के डेट में वॉर हो गया, ठीक है, एंड हमने उस पर ऑक्यूपाई कर लिया, एंड वी हैव सेड दैट कि हाँ ये हमारा लैंड है, ठीक है, और हमने उसको अपने अंदर मिला लिया। तो अगर वो लैंड हमारे अंदर आता है, इंडियन टेरिटरी का पार्ट होता है, तो आर्टिकल 2 में चेंज आएगा। आर्टिकल 2 इंपावर्स दैट, ठीक है। आर्टिकल 2 वुड बी इंपावरिंग व्हाट? दैट एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। समझ गए? बाहर की बात कर रहा है। आर्टिकल 3 किसकी बात करेगा? इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा। समझ गए? एक बार अगर कोई पार्ट हो गया और उसके बाद कुछ बाइफर्केशन हो रहा है तो आर्टिकल 3 डील करेगा। समझ में आया? आर्टिकल 2 किसकी बात कर रहा है? बाहर से जो टेरिटरीज हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और आर्टिकल 3 किसकी बात कर रहा है? इंडिया के अंदर, ठीक है, जो इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है ना, उसकी बात करता है। यहां बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे लिखिए, आर्टिकल 2 deals with admission or establishment of new states under which पार्लियामेंट में एडमिट और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स on such terms as it may think fit. This article deals with external territories. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. This article deals with external territories being part of इंडियन यूनियन. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिक्किम. 1975 में सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. अर्लियर इट वाज एसोसिएट स्टेट. ठीक है, ये स्टेट नहीं था, फुल फ्लेज स्टेट नहीं था, एसोसिएट स्टेट था. बाद में उसने क्या कहा कि वी आर, खुद से उन्होंने कहा कि वी आर विलिंगली एक्सेप्टिंग इंडिया एज आवर यूनियन. ठीक है, तो आगे चलकर 1975 में क्या होता है, सिक्किम इंडिया का पार्ट हो जाता है. एकदम क्लासिक एग्जांपल है. देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार में 4 बार ये चीजें क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं अभी तक जितने एग्जाम्स लिए जा चुके हैं. आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमेशा पूछता है.
ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैं इसको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं इस चीज पे कि आर्टिकल 2 के किसकी बात कर रहा है, एक्सटर्नल टेरिटरीज की। आर्टिकल 3 किसकी बात करेगा, इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा। समझ गए, समझ गए, उसमें अल्टरेशन आएगा, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज आएगा, नाम आएगा। ठीक है, क्या कर सकता है पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्रीज अल्टर कर सकता है, एरिया घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ये क्या हुआ, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग हुआ ना, तो आर्टिकल 3 उसकी बात करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब इसी के आगे लिखिएगा आर्टिकल 3, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 अब क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम लोग आई गेस कि इस क्लास में किसी के साथ, और अगर जिससे गलती हुई, ठीक है, वो फिर हमसे मिले आके। ठीक है, अभी हुआ कहाँ है, अभी आने दो, ऑफिशियल जब गजट नोटिफाई होता है ना उसके बाद से नाम चेंज होता है। ठीक है, बिल पास हो गया सब कुछ, सर तो ऐसे होता है, समझो इस बात को, अगर सारा चेंज करना है तो पहले बिल पास होगा, ठीक है, दोनों हाउस से, उसके बाद फिर क्या होगा, अच्छा हाँ इसमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होता है, ठीक है, इसमें सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर नहीं आता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 3 की जो बात होगी, आर्टिकल 3 में डज नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, जब पास हो जाएगा प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, उसका ऑफिशियल गजट छपता है, ऑफिशियल गजट में जब वो चीजें मेंशन हो जाती है ना, उसके अगले दिन से, मतलब चाहे उसी दिन से नाम चेंज हो जाता है। अभी कह सकते हो कि हाँ जिस दिन ऑफिशियल गजट आ जाएगा तुम देखना हर जगह केरल का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए मैं कहां थे, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 deals with formation of new states as well as alteration of areas, boundaries and name इसी में नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, ये सब कब इंपावरिंग कौन कर, हु इंपावर्स दिस, पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखिएगा 1 2 3 4, अभी जहां 1 से लेके 51 तक जहां भी आएंगे ना, खासकर 1 से लेके 11 तक तो हर जगह तुम देखना पार्लियामेंट वर्ड आएगा। ठीक है, सोल राइट है, इवन अगर हम किसी स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब नया स्टेट बना रहे हैं, तो अगर हम उस स्टेट लेजिस्लेचर में बिल जाता है, वो भी अपना ओपिनियन देता है, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, या तो रिफ्यूज किया जा सकता है या तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, स्टेट का बस एक वॉलंटरी यहां पे कॉन्सेप्ट है, वॉलंटरी सजेशन है, विच इज नॉट मैंडेटरी, कि अगर स्टेट मना कर देगा कि नहीं होगा तो समझ रहे हो ना कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। इन सब का इंपावरिंग अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन टिक किए जा सकते हैं, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे लिखो पार्लियामेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय पॉइंट ए separating a state, point B separating a state, एक स्टेट से दूसरा स्टेट कार्व आउट करना जिसको कहते हैं। सेकेंड, admitting 2 or more state to form a state, admitting 2 or more state to form a new state, एडमिटिंग कह लो या यूनाइटिंग कह लो, हाँ ठीक है। पॉइंट सी, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब समझे, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ स्टेट्स, हाँ दो स्टेट तो एक, अभी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले वाला पॉइंट समझो, बिहार बंगाल मिलकर एक स्टेट बन गया, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बंगाल के कुछ पोर्शंस को लेकर बिहार में इंक्लूड करा सकते हैं। इट डील्स अबाउट दैट, जो भी अंदर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो कहां डील होगा, आर्टिकल 3 के तहत डील होगा। समझ गए, अब इसके तहत जो इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाए, समझ गए। इसी के नीचे लिखिएगा
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट में ऑल्सो increase oblique decrease oblique change the name of any state, change the name of any state। पहले उड़ीसा था ना, सबसे अच्छा एग्जांपल ओडिशा हो गया, ODISHA, ठीक है। किसके तहत हुआ? इसी आर्टिकल के तहत हुआ। तुम लोग से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के, ठीक है। रिसेंटली अब केरल का ही एग्जांपल ले लो, केरल नेम वाज चेंज, अंडर विच आर्टिकल इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड, या ऐसे भी कहा सकता है कि विच आर्टिकल वाज मेंशन्ड, विच आर्टिकल वाज स्पेसिफाइड। क्वेश्चन का नेचर चेंज किया जा सकता है, समझ गए ना, वोकैबुलरी के हिसाब से। वोकैबुलरी चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल चेंज मत कर देना भाई, समझ गए। आर्टिकल चेंज नहीं करना है, आर्टिकल 3 ही रहेगा वो, ठीक है। कहां थे लास्ट? चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। इसे में लिख लो, फॉर एग्जाम्पल द चेंज ऑफ नेम Odisha from Odisha was carried out under this article। अच्छा, इसका एक प्रोसेस होता है, देखो बहुत आसान भाषा में तुम लोग को बता देता हूं। बिल प्रपोज होगा, ठीक है, बिल जाएगा, लेकिन बिल प्रपोज से पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। याद रखिएगा, आर्टिकल 3 के कंडीशन में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी। बिल प्रपोज होगा, बिल पास होगा, लेकिन उसके पहले क्या होगा, कहीं ना कहीं उस स्टेट कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाएगा, ठीक है, कि आपका नाम बदल रहे हैं, आपका बाउंड्री बदल रहे हैं, आपका एक होता नहीं है कि भाई दो तीन स्टेट मिलाकर एक स्टेट बना रहे हैं, तो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाएगा। वो सजेशन दे भी सकते हैं, अगेंस्ट में भी सजेशन दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। इट कैन आइदर एक्सेप्ट इट और इट कैन आइदर रिजेक्ट इट, ठीक है। यानी ओवरऑल पार्लियामेंट बिकम्स व्हाट, द सोल अथॉरिटी हु इज कंसर्न्ड विथ चेंजिंग द नेम ऑफ स्टेट, बाउंड्रीज ऑफ स्टेट और क्रिएटिंग अ स्टेट, ठीक है। सो बस स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी कंसर्न होगा या कोई भी सजेशंस होगा, दैट इज वॉलंटरी, ठीक है। उस पर क्या हो सकता है, वो बाइंडिंग नहीं है, इट इज नॉट बाइंडिंग। इसको मेंशन कर ही लीजिए ताकि थोड़ा सा आप लोग क्लैरिटी आ जाए। द प्रोसेस अंडर आर्टिकल 3 आर एज फॉलोज, पॉइंट ए, द बिल can be introduced only in parliament। अच्छा, एक बात है, तो प्रेसिडेंट मना क्यों करेगा, उसी के तो रिकमेंडेशन से आ रहा है, ये तो प्रेसिडेंट के लिए वो हो गया ना। पार्लियामेंट में मुद्दा उठा कि चेंज करना है ना, हाँ तो प्रायर परमिशन तो लेना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, तो प्रेसिडेंट मना करते हैं, हाँ तो वही खत्म, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसलिए ने कहा ना कि सबसे पहले प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का नहीं होगा, नहीं आएगा। और प्रेसिडेंट किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक है। कहां थे लास्ट? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन, ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस वर्ड, इस लाइन को। It requires prior recommendation of the president। Next point, the president would refer it to the concerned state legislature। concerned
refer it to the concerned state legislature. Next point, state would have to act within a specified period. एक टाइमलाइन मिलता है, उसके तहत ही काम करना होता है, ठीक है। लेकिन वो टाइमलाइन याद रखिएगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ऐसे भी ट्रिक किया जा सकता है। सिंस आई एम प्रिपेयरिंग यू गाइस फॉर प्रीलिम्स, तो जहां जहां भी ट्रिक किया जा सकता है ना, मैं वो पार्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन्ड स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया है, प्रेसिडेंट देते हैं, समझ गए, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सॉरी मतलब लिख लिए हो, हमको बताना समझाना है ना। हाँ, जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट क्या करता है, उस बिल को कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर पे प्रपोज करता है कि हाँ भाई आप इस पे अपना सजेशन दीजिए, आइदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आई एम गिविंग यू अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, समझ गए। कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरीके से इतना दिन दिए हुए है एक स्टेट लेजिस्लेचर को इस कंसर्न बिल को प्रपोज करने के लिए, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दिस, ठीक है। तो जहां जहां पॉसिबिलिटी बन रही है क्वेश्चंस की, वहां मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। प्रेसिडेंट देते हैं, स्टेट वुड हैव टू एक्ट विद इन दोज स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। इट में एक्सेप्टेड, इट में रिजेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दैट व्यू इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। यही अगला पॉइंट लिखिएगा, द व्यू ऑफ स्टेट is not binding on parliament, and the parliament can override state's opinion। सबसे क्लासिक एग्जांपल है बिहार झारखंड का डिवीजन, सबसे क्लासिक एग्जांपल, override state's opinion। अरे मतलब स्टेट, मान लो स्टेट ना बोला तो पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने बिल प्रपोज किया तो ऑब्वियस बात है कि उसकी तो हामी है ना जी, कि हाँ भाई हम करेंगे ही करेंगे। सबसे क्लासिक एग्जांपल बिहार झारखंड का बता रहा हूँ। व्हेन वी यूज्ड टू बी किड्स, नया नया पेपर पढ़ने का शौक हुआ था, तो आई वाज समवेयर अराउंड 92 बॉर्न हूँ, तो 99 में लालू प्रसाद ने बोला था, 7 साल का था, तो एकदम नया नया सब पेपर एकदम, और हम लोग बहुत फैसिनेटेड होते थे उस समय, बहुत कम घर में पेपर मिलता था, तो पहली बार पेपर आया था और उसी दिन पेपर आया था। सबसे पहला लाइन, कुछ कुछ तुम्हारे वो होती है ना बचपन की मेमोरीज, कुछ कुछ एकदम स्टक कर जाती हैं। तो मुझे याद है पेपर मैंने खोला, 99 था, उसमें लिखा हुआ था झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर से होगा, लालू प्रसाद यादव स्टेटमेंट दिए थे। तुम आज भी अगर सर्च करोगे ना मिल जाएगा तुमको, समझ गए। कभी कभी होता है ना कि तुमको कुछ याद आता है तो तुम सर्च करते हो उस चीज़ को। मैंने 2-3 महीने पहले सर्च किया कि सही में ये था क्या ऐसा कोई लाइन, मिल गया कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। केंद्र में किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी, यहाँ आरजेडी की सरकार थी, ठीक है। ये लोग नहीं डिवीजन होने देना चाह रहे थे। भाजपा को क्या करना था, कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का सपोर्ट लेना था। शिबू सोरेन सबसे कहते हैं ना फादर ऑफ झारखंड जिनको कहा जाता है, ठीक है, दिशोम गुरु, उनका नाम ही है दिशोम गुरु, समझ गए। तो शिबू सोरेन का सपोर्ट लेना था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। बिल प्रपोज हो गया, पास भी हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे अलग हो गया। 15 नवंबर क्यों डेट रखा गया? हे भगवान, तुम्हारा नाम हम सही में सती ही रखेंगे। बहुत मुश्किल से याद किए थे, बताइए। इंडिपेंडेंस डे है 15 नवंबर। अरे इट इज द बर्थ डेट ऑफ बिरसा मुंडा, झारखंड के सबसे पहले जो एक कहते हैं ना सबसे बड़े फिगर बिरसा मुंडा, ठीक है। उलगुलान, अभी हिस्ट्री में पढ़ोगे रिवोल्ट्स में, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुहिम छेड़े थे, सबसे बड़े फिगर। तुम यहाँ पे भी आर ब्लॉक जाओगे ना, ठीक है, तो देखो कैसे कैसे मतलब पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। जब झारखंड की बात हो गई, झारखंड की मांग बहुत पहले से चल रही थी, समझ रहे हो ना, बहुत पहले से चल रही थी, सिंस इंडिपेंडेंस चल रही थी। 92 के बाद से थोड़ा सा उसमें तेजी आया, जब यहाँ पे आरजेडी सरकार बनी, लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, उस समय जनता दल हुआ करता था, तो उसी समय से मांग चली कि भाई कहीं ना कहीं अलग किया जाए हमें। धीरे धीरे क्या हुआ, 95 में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल का क्रिएशन हुआ, समझ गए, कि एक काउंसिल बना जो झारखंड के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को देखेगा। साउथ बिहार, उस समय का तो वो साउथ बिहार ही है,
तो उस साउथ बिहार को देखेगा। अब साउथ बिहार का कंसर्न क्या था कि अब सब लोग कहां बैठे हुए थे, पटना में बैठे हुए थे, समझ गए, तो थोड़ा दूर पड़ता था। और झारखंड वालों को लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा जो कह सकते हो ना उस चीज को कि हमारे इसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, हम लोग को बहुत लाइटली लिया जा रहा है, जबकि हम सबसे ज्यादा मिनरल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक रीजन है और हम ही को साइडलाइन किया जा रहा है। तो लालू यादव के दिमाग में था कि हाँ भाई, लालू यादव को अच्छा खासा रिसोर्सेज था, समझ रहे हो, झारखंड में आज भी है, बहुत सारे लोगों का बिहारी का रिसोर्सेज है वहां पे जिनसे उनको प्रॉब्लम है। तो उसी समय आई गेस 97 में ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगी हुई है, इधर से जाओगे ना आर ब्लॉक होते हुए, आर ब्लॉक से उधर हार्डिंग रोड की तरफ, तो वो बिरसा मुंडा की ही प्रतिमा थी। तो उन्होंने इसी चीज को लेकर इस पॉलिटिकल इसको रख के कि झारखंडीज को क्या करना है, कहीं ना कहीं एक दिखाना है कि हाँ भाई आप ही का स्टेट है, तो उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई थी। सबसे बड़े फिगर, रांची का एयरपोर्ट का नाम भी है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, बिरसा मुंडा सबसे बड़े फिगर है। दो चार बहुत बड़े बड़े फिगर्स हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बिरसा मुंडा होगा। अब करे कंटेम्परेरी टाइम्स में शिबू सोरेन, जो 92 से मांग कर रहे थे, 92 क्या कह सकते हो कि 1980 से ही मांग कर रहे थे कि झारखंड अलग हो, ठीक है, बिहार का वो पार्ट नहीं है, उसकी अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, समझ गए। तो वहां पे अब ऑब्वियस बात है कि वो देखो कितना अच्छा क्लासिक एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट ने भेजा होगा ये करके कि भाई बताइए, अभी लोग ने कहा होगा नहीं हम तो नहीं जाते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ, ओवरराइड हो गया, और क्या हुआ 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे अलग हो गया, ठीक है। किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 3 के अंडर आएगा। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, 1 2 3 अब तो नहीं भूलोगे। यहां से इसी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले सीधा सीधा तुमसे पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे तुमसे क्वेश्चंस डील कराए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 3 में तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या स्टेट का जो व्यूज है वो क्या है, बाइंडिंग है पार्लियामेंट पे, आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है प्रेसिडेंट का, यस, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरीके से बनेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक टाइम स्पेसिफाइड पीरियड कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया हुआ है टाइम, क्या ये सही स्टेटमेंट है, गलत है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और हां एक और चीज, एक और स्टेट क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि एनी ऑफ द चेंजेस इन आर्टिकल 1 2 एंड 3 वुड अफेक्ट व्हाट, विच शेड्यूल। तो सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल मार के नहीं आ जाना है, ठीक है, किससे नहीं, सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट एज वेल एज फोर्थ शेड्यूल, समझ में आ गया। तुमको पूरा पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिया हूं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल 4 पे, प्लीज मेंशन इट, आर्टिकल 4। क्या है जी आर्टिकल 4, जो अभी सबसे लास्ट में बताया वही आर्टिकल 4 बनकर आता है, समझिए कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 2 और 3 के तहत कहीं ना कहीं बनेगा तो क्या चेंज करेगा, शेड्यूल 1 को चेंज करेगा, शेड्यूल 4 को चेंज करेगा, यही है आर्टिकल 4 से फोर्थ शेड्यूल याद रखना, ठीक है। अगर कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं ना, तो वैसे ही तुम लोग 4 से 4 कि हाँ फोर्थ शेड्यूल को अफेक्ट करेगा, फर्स्ट शेड्यूल को अफेक्ट करेगा। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, 1 नहीं मेंशन कर देना, 1 अलग है, उसमें बस नाम और पता बताया जा रहा है, ठीक है, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज स्टेट्स। आर्टिकल 1 हटा दीजिए, 2 3 की बात हो रही है यहां पे, समझ गए। इसको ऐसे मेंशन करो, आर्टिकल 4 स्टेट्स दैट any law made under article 2 and 3 would amend first schedule as well as fourth schedule. Next point, these law would not be deemed as constitutional amendment.
डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, इसी की तो बात हो रही है ना। एंड इट वुड ओनली रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी ठीक है। यही है इस पूरे आर्टिकल 1 से 4 का समरी। ठीक है, आर्टिकल 1 किसकी बात किया? यूनियन एंड नेम ऑफ यूनियन एज वेल एज इट्स टेरिटरीज। ठीक है, कितने तरीके की बात हो रही है? यूनियन, सॉरी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, साथ साथ एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड। ठीक है, आर्टिकल 1 डील्स विद इट। आर्टिकल 2 डील्स विथ व्हाट? एडमिशन or establishment of new states. When we talk about article 2 we deal about external, ठीक है, external organizations। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि भाई अगर कोई बाहर का पार्ट हमारे अंडर आ रहा है, कौन सा लॉ इफेक्ट होगा, सॉरी कौन सा आर्टिकल इफेक्ट होगा? सेकंड। आर्टिकल 3 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो अगर 1 से 4 में अगर तुमको सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज आर्टिकल बताया ना, जहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो है आर्टिकल 3, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि भाई क्या क्या पार्लियामेंट कर सकता है और क्या इसमें स्टेट का रोल है। तो स्टेट का रोल कितना तक है? बस गिविंग देयर ओपिनियन। ठीक है, कंसेंट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है। ठीक है, रिकमेंडेशन कौन लेकर आएगा? प्रेसिडेंट लेकर आएगा। क्या स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है? सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। ठीक है, फिर आगे और क्या क्या बन सकता है? क्या बन? नाम चेंज किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है एरिया, डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। किसी में भी आर्टिकल 3 में कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? और आर्टिकल 4 किसकी बात करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या अफेक्ट करेगा? शेड्यूल 1 एज वेल एज शेड्यूल 4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कंटेन करता है? नाम। ठीक है, स्टेट का भी, यूनियन टेरिटरी का भी। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार पढ़ लीजिए थोड़ा आराम से, कहीं कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसमें? आर्टिकल 2 में? हाँ, आर्टिकल 2 वुड रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं ना। बताइए। आर्टिकल 2 में ये जो बताया गया है किसी एडमिशन कराने के लिए दूसरे स्टेट को एक्स्ट्रा रूल को, उसका जो प्रोसेस है इससे कुछ नहीं होता है, कौन सा प्रोसेस है जिससे होगा? मतलब किसी प्रोसेस में ना वही बिल जैसे इंट्रोड्यूस होता है ना। नहीं, ये वो ना सेशन होगा फिर या एक्वायर कर रहे हैं। हाँ, टर्म्स है 4-5 कंडीशन वो एक्सेशन, हाँ एक्सेशन सेशन, नहीं वो नहीं पूछ सकता है। वो कोई यही नहीं है, कल के डेट में मोड चेंज हो जाए, समझ गए, लेकिन पार्ट तो अपना ही हुआ ना। वो उस मोड को डिस्क्राइब किए हुए, समझ गए ना, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नहीं आएगा इससे। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है आर्टिकल 3 से। अगर प्रोसेस अगर पूछना होगा ना तो आर्टिकल 3 विल कम इनटू द पिक्चर। एक करेक्शन है, आर्टिकल 2 वाला भी जो पार्ट है ना, वो भी सिंपल मेजॉरिटी ही होता है। अभी याद आया, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया एक्वायर कर चुका है, समझ गया ना। तो इट वुड ओनली रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी, वहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 2 वुड रिक्वायर स्पेशल सिंपल मेजॉरिटी। लिखवाए थे। तो वही है ना कि आर्टिकल 2 वुड रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि ऑलरेडी हम उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उसके लिए हमको स्पेशल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी आती है। क्या 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 यूनाइटिंग, अच्छा ठीक है, यूनाइटिंग पार्ट ऑफ स्टेट। सपोज करो कि कल के डेट में झारखंड फिर से वापस कहे कि भाई, हाँ कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना, हाँ कि मज़ा नहीं आ रहा है, हम लोग गलती से अलग हो गए,
छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, बिहार में ही थे तो ठीक थे, ठीक है। हम लोग सोचे थे कि कुछ विकास होगा, लेकिन दिक्कत आ गया, वहाँ के नेता होता लोग जो हैं मतलब नहीं मजा आ रहा है, समझ रहे हो ना, मतलब कोई भी कॉज हो सकता है। तो उनसे अब ऑब्वियस बात है कि स्टेट थोड़ी चाहेगा यही तो सबसे बड़ा ट्रिक है कि अगर स्टेट चाहेगा तो मिल जाएगा क्या, पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉपुलर ओपिनियन भी जनरेट होना जरूरी होता है, समझ गए। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कुछ चीजें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं एक पॉपुलर ओपिनियन अगर जनरेट होता है और अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कल के डेट में नो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंबाइन इट अगेन, क्या किया जा सकता है, इट कैन यूनाइट दोस पार्ट्स, ठीक है, आइदर दोस बाउंड्रीज, समझ गए, और आइदर 2 स्टेट्स 1 स्टेट, इस तरीके से जितने भी चीज को है एक साथ कर सकता है। इसके सोल अथॉरिटी किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। पार्लियामेंट के हाथ में मतलब अगर प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आ रहा है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वुड कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली किसका डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन हो जाता है, समझ गए। हाँ, हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल हेड जिसको कहते हैं, सेरेमोनियल हेड, ये सारे जितने वर्ड आएंगे ना ये सब प्रेसिडेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे स्टेट में नेम चेंज होता है तो वो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट करती है, तो वैसे जैसे ये स्टेट में डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज होता है, जैसे गया से गया, ये तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, वो पहले कैबिनेट से अप्रूव होता है, वाटर पास होता है, वो चेंज हो जाता है, ये स्टेट के हाथ में है। स्टेट के अंदर का कुछ भी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। नाम बदल, शहर का नाम बदलना हो, जैसे गया का अभी डिस्ट्रिक्ट का नाम गया जी हो गया ना, ठीक है, तो वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट कम इनटू द पिक्चर। एक चीज और याद रखना कि आर्टिकल 3 इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, आर्टिकल 2 भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। 2 और 3 दोनों का जो प्रोसेस है ना मोर और लेस सेम ही है, सिंपल मेजॉरिटी, और कहीं ना कहीं दीज आर नॉट कंसिडर्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। यही ट्रिक कर सकता है बस ये जो 4 आर्टिकल है ना, और बीपीएससी का आदत है ऑल्टरनेट ईयर्स पे एक क्वेश्चन को टच करना, समझ गए। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक वो एक बार टच करता है। मुझसे भी गलती हो गई थी, समवेयर डाउन। पीवाईक्यूज मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मुझे ये लगता है 65th में उसने पूछा था, एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड। नहीं होता एग्जाम प्रेशर, तुम बहुत हल्का ले लेते हो किसी क्वेश्चन को, तो तुम्हारे अचानक से दिमाग में आ जाता है, तो आर्टिकल 3 ही पूछा था उसने, समझ गए। एंड आई वाज लाइक कि मतलब घूम गए थे हम थोड़ा, समझ गए। लेकिन आर्टिकल 3 सीधा पूछा था, आर्टिकल 3 डील्स विथ व्हाट, समझ गए। और मैं लगा के आ गया कि एक्सटर्नल वाला, समझ गए, तो वो गड़बड़ हो गया था, समझ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखो अगर आर्टिकल का सीक्वेंस भी याद करोगे ना, तो आर्टिकल 1 क्या बोला, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो पहले अगर सीक्वेंस आएगा तो बाहर वाले लोगों का एडमिशन होगा ना, तब ना अंदर की बात करेंगे, समझ गया। तो इस तरीके से सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, कि पहले बाहर का बात होगा फिर अंदर की बात होगी, है ना। 2, 3 बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और चौथे में बस कि हाँ भाई सिंपल मेजॉरिटी है, और मतलब चौथे में पूछा सकता है कि कौन सा शेड्यूल अफेक्ट हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप लोग का 1 नंबर सिक्योर हो गया, ठीक है, बधाइयां। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो खत्म हो गया। कितना टाइम हो गया, 1:05 हो रहा है ना, थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगा। सिटीजनशिप शुरू करा दूं, चलो शुरू करा देता हूं, थोड़ा बहुत सिटीजनशिप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पढ़ लिया सब लोगों ने, चलो ठीक है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिटीजनशिप? वाह क्या आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिटीजनशिप? नागरिकता, क्या बात है, क्या बात है। act of conferring national identity and legal membership in a country which gives certain rights and imposes certain duties. वेरी गुड, ये है सिटीजनशिप का एग्जैक्ट डेफिनेशन। मतलब क्या कॉपी पेस्ट किए हो, मजा आ गया। तब आप ही लिखवाए तो भाई अच्छी बात है ना, दिस इज गुड कि तुम इतने सिंसियर हो कि मतलब एक लाइन भी नहीं छोड़ा लड़का। मतलब होता नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत हमको लगता है कि हाँ समझ गया, लेकिन बढ़िया है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। इट डिफाइंस, बहुत आसान भाषा में बता देता हूँ, बुकिश, हाँ शॉर्ट में ही, हाँ, कि ये सबसे अच्छा है कि सिटीजनशिप डिफाइन करता है लीगल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेट। लीगल स्टेटस हमारा क्या है, ठीक है, स्टेट के प्रति।
दोनों का रिलेशनशिप यहां पे आइडेंटिफाई होता है। स्टेट का रिलेशन किसके साथ? इंडिविजुअल के साथ। इंडिविजुअल का रिलेशन स्टेट के साथ। यही नागरिकता, यही सिटीजनशिप क्या कन्फर करता है? आपको कुछ राइट्स देता है, कुछ क्लेम्स देता है जो आप गवर्नमेंट से यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, कुछ पावर्स देता है। स्टेट को भी वही क्या करता है कि स्टेट क्या कर सकता है? स्पेशल एडवांटेज दे सकता है अपने सिटीजन्स को, अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। यहां दो कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, उसके बाद थोड़ा डीप में चलते हैं। एक देश में क्या सिर्फ एक सिटीजन्स हो सकते हैं? कौन कौन डिसाइड कर सकता है? एक देश में जैसे मान लो इंडिया ही है, तो अभी क्या सिर्फ सारे जो यहां पे लोग रह रहे हैं वो सिटीजन्स है? कौन कौन है? एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, दो तरीके से इस चीज को पॉलिटिकल साइंस इस चीज को डिफाइन करता है। इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी दो तरीके से इसको डिफाइन करता है। पहला वर्ड आता है सिटीजन, दूसरा वर्ड आता है एलियन। एलियन मतलब वो जादू नहीं, कोई मिल गया वाला, समझ गया ना, वो नहीं है। एलियन बाहर वाले, ठीक है। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं ना देश में, ठीक है, बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग घूमने फिरने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब बाय वॉट एवर मीन्स। सिटीजन्स क्या होता है? एक लीगल स्टेटस डिफाइन कर रहा होता है स्टेट के साथ एक इंडिविजुअल का। एलियंस के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी किसको मिलती है? सिटीजन्स को, ठीक है। अब एलियन में भी दो एलियन के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पहला फ्रेंडली एलियन, दूसरा एनिमी एलियन। इसमें भी सैंक्शंस लगते हैं। जो एनिमी एलियंस हैं उन पर कुछ सैंक्शंस हैं कि वो ये सारी पर्टिकुलर चीजें क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल एनिमी एलियन इन केस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। रिमेंबर, ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, चाइना इज नॉट एन एनिमी एलियन। कल के डेट में आप अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन बना के कि विच चाइना इज कंसिडर्ड टू बी एन एनिमी एलियन ऑफ इंडिया, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। वी हैव सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर चाइना, ठीक है, दैट डजंट मीन कि इट वुड बी क्लासिफाइड एज एनिमी एलियन, ठीक है। वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करते रहती है कि हु विल बी कंसिडर्ड एज, हाँ यस, एनिमी एलियंस, ठीक है। और फ्रेंडली एलियन का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट भूटान, वेरी गुड। और हाँ, श्रीलंका, ठीक है। और नेपाल, हाँ नहीं, हाँ, सबसे अच्छा क्लासिक एग्जांपल बताता हूं, रशिया। रशिया इज आवर ओल्ड टाइम गुड फ्रेंड, ठीक है, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टाइम, ठीक है। बांग्लादेश वॉर में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में वी ऑलमोस्ट गॉट स्टक, ठीक है। US 7 फ्लीट, सुना है वो कहानी? समझ गए कि वी वेर अबाउट टू बी, मतलब 3 दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म करना था, और नहीं तो अदरवाइज क्या होता कहीं ना कहीं यूएस क्या करता, इंडियन वाटर्स पे अटैक कर देता इंडियंस पे, ठीक है। लेकिन उसको रोका किसने? सोवियत के जहाज ने, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम लोग सुनोगे, मतलब इंडिया बांग्लादेश वॉर, और उतना ही समय था हमारे पास बांग्लादेश को लिबरेट कराने का। एंड द वन पर्सन हु वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दैट रोल वाज जनरल मानिक शॉ। नहीं नाम सुना है? सैम बहादुर नहीं देखी फिल्म? सैम मानिक शॉ, ठीक है। इसीलिए उनको मतलब वन ऑफ द टॉप रेटेड आर्मी ऑफिसर्स कहा जाता है। हाँ, यस, फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है। ही वॉज वेरी गुड इन स्ट्रेटेजी पार्ट, ठीक है। तो हम लोग पहले ही सोच रहे थे कि बांग्लादेश को लिबरेट कराया जाए, लेकिन द टाइम वाज नॉट राइट। पीएम इंसिस्टेड, इंदिरा गांधी इंसिस्टेड कि ये काम पहले ही हो जाना चाहिए, बट ही गेव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस कि नो, अगर इस समय जाएंगे तो हारेंगे, बट आई एम गिविंग यू राइट टाइम, इस दिन हम अटैक करेंगे तो करेंगे 6 महीने बाद, ठीक है। और एकदम एग्जैक्ट उसी दिन इंडिया ने अटैक किया था, बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, ठीक है, कि भाई एकदम सॉलिड मिशन होना चाहिए। तो दिस इज वाई इंडिया को स्ट्रैटेजिक एज होता है पाकिस्तान के ऊपर। तुम देखते हो क्रिकेट, देखते हो कि नहीं देखते हो? पाकिस्तानीज आर इंपल्सिव, जब क्रंच टाइम आता है ना तो घबरा जाते हैं। तुम देखना, कभी भी देखना, उनके बिहेवियर माइंडसेट में, मतलब कह सकते हो कि ये चीज बैठा हुआ है कि जैसे ही प्रेशर आएगा ना, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पता नहीं क्यों फेड हो जाती है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जहां पे, अब ऑब्वियस है हमारा भाई ही है ना, भाई इन द सेंस कि मतलब हमसे कट के अलग बना है, तो कुछ हमारी जैसे लोग हैं वहां पे, तो कहीं ना कहीं साइक लेवल रिमेन्स समवॉट 19-20 का फर्क, लेकिन वो वॉर के टाइम में, करंट सिचुएशन के टाइम में 10-20 का फर्क हो जाता है। समझ रहे हो? 10-20 का एकदम फर्क हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाते हैं बेचारे। और हम लोग टैक्टिकली बहुत साउंड है। इंडिया को इसीलिए बहुत ज्यादा, मतलब बाहर के देश में अब रिकॉग्नाइज मिलता है कि इंडिया टैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है। इंडिया नोज वेयर टू प्ले, ठीक है। इंडिया को पता है मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, तो इंडिया उस चीज के लिए बहुत अच्छा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में इंडिया
का एग्जाम्पल लिया जाता है हर जगह कि कैसे कल्चरल एक्सचेंज के प्रति सिर्फ लड़ाई से नहीं ना आप किसी का दिल जीत सकते हो, प्यार मोहब्बत भी तो एक चीज़ होती है, समझ गया ना, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं, कि हर देश से क्यों रिलेशंस वैसा बनाना कि हम बड़े हैं तो हम जो बोलेंगे, जैसे यूएस बनाता है, यूएस देता है, अभी तो ट्रम्प तो और देख रहे हो ना कि टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, हर जगह जहां देखोगे वहां तुम नहीं काम कर रहे हो तुम पे टैरिफ लगा देंगे समझ गए, वैसे ही चल रहा है उसका। क्यों? क्योंकि वो दुनिया का अपने आप को क्लेम करता है कि सबसे बड़ा सुप्रीम है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इकोनॉमी कह लो, मिलिट्री कह लो, डिप्लोमेसी कह लो, वो अपने आप को सबसे बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिसको कहा जाता है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बनता है, ठीक है, अंदर से हालात जो भी लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को क्लेम करता है। इंडिया ऐसा नहीं है, इंडिया को पता है कि पीपल टू पीपल टाइज बनाने पहले भी इंडिया ने किया है, हिस्ट्री पढ़ोगे ही, अभी बुद्धिज्म जब शुरू होगा, बुद्ध जब निकलेंगे भटकेंगे, ठीक है, इंडिया में वो भटकते हैं, अशोक बाहर तक लेकर जाते हैं इन चीज़ों को, तो वहीं से हमारा एक रूट ट्रेस होता है, समझ गए कि कैसे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। उस समय थोड़ी था, अशोक ने तो वॉर छोड़ दिया था ना, वो तो गया था बेचारा अनेक्स करने कलिंगा कि आज सबको खत्म कर देंगे, लेकिन उसको खुद रियलाइज हुआ ना कि ऐसे नहीं खरीदा जा सकता या ऐसे नहीं किसी भी एरिया को हम कंकर कर सकते हैं। कंकर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सॉफ्ट पावर, ठीक है, अगर हम किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, अपने आइडियाज को दे सकते हैं, उनको परसुएड कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ये सब हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है ना, उसी से इंडिया अपने फॉरेन रिलेशंस को भी स्टैब्लिश किया है, कहीं ना कहीं वो सब माइंडसेट में है, ठीक है। आजकल हम डोमिनेंट इसलिए हुए क्योंकि अभी बदलती परिस्थिति, बदलते हालात देख ही रहे हो, समझ रहे हो, तो इंडिया को एक टफर स्टांस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन तब भी इंडिया कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि ग्रुप के तहत अलाइन नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया बिलीव करता है मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, हर तरफ, समझ रहे हो ना, कि जहां हमारा इंटरेस्ट होगा और जहां से हमारे कनेक्शंस अच्छे होंगे हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आज ही पेपर तो तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, पढ़े? आज तो यहां आ गए, सबसे पहला हिंदू में लाइन लिखा हुआ था, इंडिया स्टैंड्स फर्मली विथ इजराइल, ठीक है, मोदी जी ने कहा इंडिया स्टैंड्स फर्मली विथ इजराइल। हाँ वही पढ़ के अच्छा बोले थे इजराइल, चलो बहुत बढ़िया, कम से कम पेपर तो पढ़ रहे हो नहीं बढ़िया है। तो कोई इसीलिए इंडिया का तुम देखोगे बहुत लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट यू बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आपको सिर्फ बुरी चीजें नहीं देखनी है, बुरी चीजों का संज्ञान लेना है, बुरी चीजों संज्ञान मतलब नोटिस करना है उन चीजों को, लेकिन उनमें अपने व्यूज नहीं दबा देने हैं, समझ रहे हो ना, कि नहीं सब दुनिया में सब कुछ खूब बुरा है, इंडिया का डिप्लोमेसी एकदम वाहियात है, ऐसे है वैसे है। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियो जिसमें बहुत सारे एजुकेटर्स क्या कर रहे हैं कि भाई इंडिया के बहुत बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स है कि इंडिया बांग्लादेश हमें नहीं सपोर्ट कर रहा है, नेपाल हमारे हाथ से गया ही, पाकिस्तान तो पहले ही से गया हुआ है, श्रीलंका में चाइना बना रहा है। अरे भाई तुम यहां बैठ के सोच रहे हो, वहां जो बैठा हुआ है जनपथ में वो क्या समझ लो कि वो तो हम लोग तभी ना वो वहां पे बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, किस लेवल का उसका सोच होगा। तो यू गॉट टू एडमायर दैट ऑल्सो। तुम कल के डेट में इस क्लास में जितने भी लोग हैं, मुझे पता है कि सबको वही कंटेंट मिलने वाला है, सबको वही सब कुछ है, सब पढ़ाई का सोर्स भी वही है, लेकिन हर आदमी का सिलेक्शन वुड बी इम्पॉसिबल तो नहीं बोलेंगे बट नियर टू इम्पॉसिबल। नहीं तो तुम बोलोगे सर कैसे पढ़ा रहे हैं यार, मतलब हाँ बहुत डिमोटिवेटिंग आदमी है, मतलब बर्बाद आदमी है, बोलने लगोगे कि सर तो एकदम मतलब कैसे, हटाओ हटाओ इनको ठीक है। लेकिन वो मेरे साइड से गलती नहीं है, वो मैं बता रहा हूं कि देखो कुछ ना कुछ तुम में अलग होना चाहिए, यू हैव टू स्टैंड अपार्ट, समझ गए। थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। जैसे मैं अपना खुद का ही अगर एक्सपीरियंस बताता हूं तो आई वाज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, आज भी मुझ में क्यूरियोसिटी लेवल है, लेकिन जब टाइम आता था एग्जाम का आई यूज्ड टू बी वेरी पैनिक, समझ रहे हो ना। और जो बंदा स्टेबल रहा है ना एग्जाम के टाइम में, खुद को कंट्रोल किया ना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया है ना, वही इस एग्जाम को निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम कूल बन के बैठ जाओ, मुंह बना के एकदम हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो भी नहीं है। आप जैसे दिन भर कर रहे हो ना, मतलब एक जो आपका नॉर्मल रूटीन है ना, वो नॉर्मल रूटीन कैरी आउट होना चाहिए। इतना देर पढ़ना है तो इतना देर पढ़ना है, यू डोंट हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू बी सिंसियर, ठीक है। एक मेरा ही फ्रेंड, इसे सबसे अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है कि भाई अभी पटना में ही पोस्टेड है, हम दोनों साथ तैयारी करते थे, समझ गए। अभी DCL आ रहा है, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स, पटना सदर, ठीक है। हम दोनों सेम लेवल पे थे, आज भी उनके ऑफिस में जाते हैं तो हम नहीं जाने का मन करता है, लेकिन कभी कभार बुला लेते हैं तो चले जाते हैं, तो जाते हैं। जिस दिन SDM नहीं रहते हैं उस दिन SDM का प्रभार वही लेते हैं, समझ गए। और इन फ्यूचर शायद पटना के SDM ही बन जाए, अगला पोस्टिंग उनका पटना का SDM कहीं होगा, अभी प्रभार में रहते हैं। तो आई डोंट यूजुअली गो कि तुमको एक वो फील आता है, समझ रहे हो ना, कि हाँ यार अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बंदा बैठा हुआ है, इसको तो मैं पढ़ाया हूँ, मतलब वो होता है वो, और हम उनको बोल देते हैं,
ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूं लेकिन हाँ सही बात है, वो भी इस चीज से रिकॉग्नाइज करते हैं। वो खुद किसी से भी इंट्रोडक्शन कराना होता है ना तो वो यही चीज बोलते हैं कि देयर वाज अ टाइम आई विश कि आई यूज्ड, मतलब इनके जैसा मैं बनना चाहता था। वो मुझे बोलते थे कि इनके जैसा मैं बनना चाहता था, बट बस एक दिन खराब हुआ, ये इंसान बाहर इस तरफ बैठा हुआ है कुर्सी के, मैं इस तरफ बैठा हुआ हूं कुर्सी के। दैट डजंट मीन कि मैं इसकी वैल्यू ना करूं, समझ गए। एक ब्यूरोक्रेट ही आए हुए थे, वो पूछे कि ये कौन है, तो वो बोले कि हमारे मित्र हैं, तो बोले कि स्कूल फ्रेंड, बोले कलीग, क्या मतलब नहीं होता है, कुछ लोग घुसना चाहते हैं वो चीज़, तो बोले कि ही इज़ माई ऑल टाइम फ्रेंड, समझ गए। तो वहीं से वो सब चीज़ होता है। आई डू ऑल्सो एडमायर हिम, ही ऑल्सो एडमायर्स मी, बट वो एक लेवल जो होता है ना, हम तुमको बता रहे हैं एग्जाम का वो पर्सपेक्टिव, कि एक दिन पैनिक करने का सजा भुगतना, जिसको कहते हैं ना कि एक दिन तुम्हारा खराब हो जाना, बस वो, और मेन दिन ही खराब हो जाना, समझ गए ना, वो जो है वो बहुत भारी पड़ जाता है तुमको। सब लोग अगर तैयारी करते हैं तो सब चाहता है सेलेक्ट हो, ऐसा तो नहीं है इस क्लास में ऐसा कोई है जो नहीं चाहेगा कि सेलेक्ट ना हो। सबका तो वही एस्पायर होगा ना कि भाई हाँ सेलेक्ट हो। और मैं बहुत सीरियस था, आई वॉज नॉट सिंसियर, मैं बहुत सीरियस था कि पढ़ना है तो पढ़ना है। हम लोग भी करते थे, मजे मस्ती बहुत करते थे हम लोग भी, लेकिन जब पढ़ता थे ना बहुत मतलब जान लगा देते थे, समझ गए। प्रीलिम्स, बस एक प्रीलिम्स मेरा नहीं रुका है, नहीं तो अदरवाइज सारे प्रीलिम्स मैंने लिखे, समझ गए। ये चीज़ था, ये लेवल ऑफ था कि नहीं एग्जाम निकालना है, लेकिन एक पेपर मेंस में खराब हो जाता था ऐसा कि वो सीधा हमको बाहर ही कर देता था, ठीक है। तो आपको मैन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा इन सिविल सर्विस, यू हैव टू गेट इनटू दैट। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आपको खुद का कंट्रोल, खुद के डिसीजंस, खुद का इमोशनल एस्पेक्ट, इन सब पे कमांड लेकर आना होगा, समझ गए। बहुत बैलेंस लाइफ जीनी होगी। बुद्ध का जो वो कहते हैं ना अष्टांगिका मार्ग सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि कैसे आपको खुद में वैल्यूज लेकर आने हैं। सबसे अच्छा जो उसको समझ गया ना वो समझ गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया अपने फ्रेंड का क्योंकि एक बहुत अच्छा कहावत है कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, समझ गए। इन दैट केस वेयर टैलेंट डू नॉट बीट हार्डवर्क, समझ गए। टैलेंट है लेकिन हार्डवर्क नहीं है तो टैलेंट इज अ वेस्ट। लेकिन अगर हार्डवर्क है, ठीक है, और सिंसियर हार्डवर्क है तो वो कभी भी किसी भी टैलेंट को बीट कर सकता है। एंड ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट कि वो बहुत कंसिस्टेंट रह गए, समझ गए, बहुत कंसिस्टेंट। हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे तो उनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था, मेरा प्रीलिम्स हुआ था, समझ गए। तो आए, द्वारका में रहते थे हम, मुखर्जी नगर रहते थे, वहाँ से रूम शिफ्ट किए, पढ़ना है, साथ में पढ़ना है, साथ में पढ़ना है। बीच में हम 1 साल गैप लिए, अटेम्प्ट ड्रॉप किए, तो उस साल हम थोड़े से वो हो गए, कहते हो ना कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, समझ रहे हो ना, वो वाला सीन किया, थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि रिलैक्स हो चुके थे। और उसी टाइम में वो बंदा खुद को पुश किया, समझ गए। उसके बाद से एक बार उसका प्रीलिम्स निकला ना, 3 साल भी कहाँ हुआ था, 2 साल के अंदर 2 जगह रिजल्ट हुआ, यूपी में भी रिजल्ट हुआ, बिहार में भी रिजल्ट हुआ, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया उस साल, समझ गया। देखो यही कंसिस्टेंसी का फायदा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, कुछ करके थोड़े दिन पढ़ते रहिए, समझ गया ना। जैसे पॉलिटी, हाउ मेनी ऑफ यू गो एंड रिवाइज, सच बताना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ तुम तो करते हो क्योंकि ये अच्छा बात है, ठीक है। ऐसे करके ऐसे कर लिए तुम लोग जी पीछे करते हो, ठीक है। टेस्ट होगा ना तो सब पता चलेगा, ठीक है। टेस्ट वुड गिव यू द रियल पिक्चर। तुम आ रहे हो क्लास? आ रहे हो? क्लास उधर हो रहा है कि इस साइड हो रहा है? हमको लगा कि उस साइड बैठे हुए आराम से एकदम ये करके। रक्षित, हाँ चलो नाम याद हो गया, धीरे धीरे नाम याद हो रहा है। नाम आई एम फॉरगेटिंग योर नेम। रुको। रॉबिन, हाँ प्रिंस, अरे वही थोड़ा बहुत आगे पीछे ही थे। तुम तो सुमेर हो, तुम्हारा तो नाम याद है। आसिफ, अंजलि, योगेश, ठीक है, तुम्हारा तो नाम याद हो गया। रक्षित, तुम हो दीपाली, अच्छा शिवानी, देखो ई था ना लास्ट में, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तुम हो अमृता, तो अच्छा प्रियशी, अच्छा चलो अब नहीं भूलेंगे। तुम हो जी रिया, तुम हो आफरीन, अच्छा आरफीन, वही। और तुम तो, तुम्हारा तो नाम याद हो चुका है, जिंदगी में सही नहीं बोलेंगे जो आज तुमने बताया ना। 15 नवंबर इंडिया का इंडिपेंडेंस, प्लीज मार्क एवरीवन, 15 नवंबर इज रिगार्डेड एज इंडिया इंडिपेंडेंस डे। चलो अब मेंशन करना वर्ड, मतलब नेक्स्ट टॉपिक सिटीजनशिप। 1-2 आर्टिकल लिख लेते हैं फिर क्लास वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। सिटीजनशिप ब्रैकेट में डाल लेना आर्टिकल 5 to 11।
आई होप मैंने तुम लोग को पार्ट आर्टिकल शेड्यूल्स बता दिया था, याद है ना? ठीक है, लाइक माइंडेड आर्टिकल्स, सेम रिलेटेड आर्टिकल्स वुड ग्रुप इनटू व्हाट पार्ट्स. सो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद सिटीजनशिप. ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद द क्लॉजेस ऑफ सिटीजनशिप. आर्टिकल 5 डील्स विद व्हाट? सिटीजनशिप एट द टाइम और एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें सर्टेन कंडीशंस हैं जो क्या बताते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो रहा था तो उस समय कैसे कैसे लोग सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते थे या उसके लिए फिट थे. मेंशन कीजिएगा आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द टाइम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. At the commencement, citizenship at the commencement. Article 5 deals with citizenship at the commencement of constitution. This article mentions about citizenship at the commencement of constitution. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या होगा? व्हाट वाज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, 26 जनवरी 1950 वो है कमेंसमेंट का डेट. 26 नवंबर को हमने प्रीएम्बल में मेंशन्ड है कि 26 नवंबर को हम ये कॉन्स्टिट्यूशन हम दे रहे हैं. ठीक है, अडॉप्ट कर रहे हैं. कमेंसमेंट का डेट होता है 26 जनवरी 1950. कुछ चीजें लागू हो चुकी थी 26 नवंबर से ही. ठीक है, और सिटीजनशिप ये भी याद रखना कि सिटीजनशिप उससे अलग था. ठीक है, सेवरल पार्ट्स. ऐसे तो अगर तुमसे एकदम जनरल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 26 नवंबर ही मेंशन करोगे, लेकिन कुछ पार्ट्स जो थे उसको अलग रखा गया था. वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्या? सिटीजनशिप. ठीक है, इसीलिए यहां पे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है 26 जनवरी 1950. ठीक है, हाँ लिख लो 26 जनवरी 1950. इसको मेंशन कर लो, अंडरलाइन भी कर लो. 19 जुलाई 1949 में था, वो क्या चीज का डेट था? 1949 18 जुलाई में कट ऑफ डेट कुछ था उसका सर, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान वाला ना. हाँ, 19 जुलाई 1949 बेसिकली एक डेट रख दिया गया था कि इस तारीख से पहले. समझ गए? वो उस समय का वो क्या था, वो रैडक्लिफ था. रैडक्लिफ वाला जो डिबेट चल रहा था ना, जो रैडक्लिफ ने लाइंस खींची थी, तो उसके बाद वाला वो हिसाब किताब था कि ये कट ऑफ डेट रखा जाए, मतलब अगस्त से पहले. तो सबसे बढ़िया 19 जुलाई डेट रख देते हैं. ठीक है, वो वाला चीज है. उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एक रैंडम सा डेट था जिसको अलॉट कर दिया गया था. ठीक है, उसकी भी कहानी है, रैडक्लिफ की भी कहानी है बेचारे को. अभी जैसे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 पढ़ोगे ना, तो आर्टिकल 5 में 3 कंडीशंस आते हैं बेसिकली. अब सोचो कि भाई किसको नागरिकता दी जाएगी? या तो कोई यहां पैदा हुआ होगा, या तो उसके पापा मम्मी में से दोनों पैदा हुए हो, या कोई एक पैदा हुआ हो, या तो तीसरा कंडीशन यह था कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले अगर कोई यहां का रेसिडेंट है, 5 साल से रह रहा है, वो भी क्या हो जाएगा? सिटीजनशिप अपने आप उसकी यहां की नागरिकता हो जाएगी. ये आर्टिकल 5 इसके बारे में बात कर रहा है. अब 6-7 किसके बात करेगा? पाकिस्तान से बात करेगा, माइग्रेशन. इसके पीछे एक छोटा सा कहानी पहले बताते हैं. सबसे पहले समझ लो कि रैडक्लिफ कौन थे. ठीक है, रैडक्लिफ का नाम सुने होंगे, साइरल रैडक्लिफ. ठीक है, उन बेचारे को भेज दिया गया था यहाँ पे कि जाइए जाके इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री ड्रॉ करके आइए. बेचारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इंडिया पहले आया भी नहीं था बेचारा. शायद एक बार आया था, घूम घाम के चला गया था. ठीक है, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं था. उसको इंडिया पाकिस्तान के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था. इनफैक्ट उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी आइडिया नहीं था. वो आया, अब उसको इतना कम टाइम मिला था कि इतने टाइम में आपको करके दे देना है. आई गेस 2 मंथ्स था, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स ऐसे ही कुछ टाइम था. अब बताओ इतना बड़ा देश और उसको 3 महीने 2 महीने मिल जाए कि भाई इतने दिन में आप ये करके दे दीजिए, हमें एक बाउंड्री बना के दे दीजिए. उसको कोई आइडिया नहीं था. प्लस उसको जो टीम भी मिला ना, इतना इनएक्सपीरियंस टीम मिला कि उनको कोई आइडिया नहीं था. ठीक है, तब भी जैसे तैसे करके उसने कुछ सबसे ज्यादा रिलीजन को फैक्टर में लिया. ठीक है,
क्या एक बाउंड्री खींचते समय सिर्फ एक रिलीजन सोल फैक्टर्स हो सकता है? समझ गए? नहीं हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी। मैं यहां रह रहा हूं, समझ गए, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी रांची में है, समझ गए? समझो, मेरा जन्म यहां का है लेकिन मेरी ज्यादा प्रॉपर्टी रांची की है। कल के डेट में एक झारखंड एक बिल लेकर आ जाए, समझ रहे हो ना, ऑल्दो सुपरफिशियल है लेकिन समझो इस बात को, एक ऐसे समझो कि कल के डेट में एक बिल लेकर आ जाए और कह दे कि यहाँ की जितनी प्रॉपर्टीज है बाहर की सब क्या कर रही है, सरकार एक्वायर कर रही है, मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मैं तो बस नाम का सिटीजन हूं ना। अभी मैंने सिटीजनशिप का डेफिनेशन क्या बताया? लीगल क्लेम्स। मेरी लीगैलिटी बता रही है किसके प्रति? स्टेट के प्रति। ये जो मुझे लीगैलिटी मिलती है ना, तो स्टेट मुझे कुछ पावर्स देता है, कुछ राइट्स देता है मुझे, ठीक है, जो हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो वो जो पावर्स, एक्सक्लूसिवनेस मुझे मिल रहा है एज कंपेयर टू एलियंस, वही तो मुझे इस देश का सिटीजन बना रहा है। और वही अगर आप हमसे ले लीजिए तो फिर सिटीजन और एलियन में क्या फर्क है? फिर तो मैं बस एक नाम मार के एक इंडिविजुअल हूं। देयर इज नथिंग सो कॉल्ड हैविंग बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप। जैसे तुम बाहर के केस में देखोगे, इंडिया के बाहर तो भाई बहुत ज्यादा ऐसी कंट्रीज है जहां पे सिटीजनशिप लेने के बेनिफिट्स है। देखे हो कि नहीं देखे हो? यूएसए का बेनिफिट, यूएसए तो सबसे टफर है, सबसे टफर प्रोविजन है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज सच, तुमको पता है वहां पे अगर मतलब स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स लविंग नेशन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे एक बोलचाल भाषा में कि क्या पढ़ रहे हो, हम लोग से पूछा जाता है ना कि क्या करियर है तुम्हारा, क्या आगे का देखते हो। वहां ये कल्चर नहीं है, वहां पूछा जाता है क्या खेलते हो। समझ गए? हाँ, बहुत स्पोर्टिंग। तुम ऑस्ट्रेलिया कहीं भी देख लो, कॉमनवेल्थ की क्रिकेट टीम तो भाई सबसे टॉप नॉच। ऑस्ट्रेलिया का क्या नाम है उस बंदे का, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, जो विंबलडन जीता था। विंबलडन जीतने में मतलब जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस में, उसमें तुम देखोगे कि 12 ऑस्ट्रेलियंस ने जीता है, अगर तुम पुराना दुनिया से देखो तो। इतना छोटा सा देश हर स्पोर्ट्स में मास्टरी अचीव किए हुए है। क्या कोई इंडियंस आज तक ग्रैंड स्लैम जीता है टेनिस में? इतना बड़ा देश, टेनिस खेल रहे हैं, सब कुछ है, क्योंकि हमारे यहाँ वो स्पोर्ट्स कल्चर ही नहीं है। हमारे यहाँ बस एक स्पोर्ट्स को बस वैल्यू मिल गया है, क्रिकेट को, बाकी किसी स्पोर्ट्स पे वैल्यू ही नहीं दिया गया है, एक सिस्टम ही नहीं बनाया गया। बैडमिंटन में भी ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड। रग्बी, ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम देखना, मतलब दुनिया की सबसे ब्रूटल टीम में से एक कही जाती है ऑस्ट्रेलियंस। तो ऑस्ट्रेलियंस का क्या है ना कि वहां पे स्पोर्टिंग कल्चर बहुत अच्छा है, समझ गए? मतलब हर जगह उनको बेनिफिट है। अगर तुम इफ यू टेक अप सम स्पोर्ट्स तो तुम्हें बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट से। जैसे हम तुमको बता रहे हैं कि देयर वाज अ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज था 2003 में, ठीक है। तुम लोग बहुत बच्चे हो गए उस समय, किसी का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना? सब लोग 2003 में जन्म ले लिए थे, ठीक है। मतलब दिल पे मत लेना कि सर बहुत हमको ये फील करा रहे हैं छोटा। तो 2003 में तो हम लोग अभी नए 11-12 साल क्रिकेट बहुत देखते थे। तो हमें पता चला कि मतलब हम लोग को मजाक लगता था कि नहीं होता कि एक अफवाह उड़ा देते हैं लोग कि भाई ऐसे झूठ। उस समय तो अंकल लोग का काम था अफवाह उड़ा देना, कुछ भी बोल देते थे लोग। तो उस समय क्या हुआ ना कि इंडियंस को हराने के लिए ऑस्ट्रेलियंस इतने तत्पर थे, मतलब 16 मैच जीत कर आ रहे थे, और उनका 16 सीरीज ब्रेक किया था 2001 में इंडिया ने, और फिर 16 मैच सीरीज जीत कर आ रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, फिर इंडिया से सीरीज पड़ गया। तो वो कहते कि इस बार नहीं तोड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो ना कि इस बार इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने एक ये निकाला, समझ रहे हो ना, तोड़ निकाला कि ऑफ स्पिनर रखते हैं इंडियंस, क्योंकि इंडियंस आर पर्टिकुलरली नॉट गुड इन ऑफ स्पिन्स, ठीक है। उनको लगा कि भाई इस ट्रैक पे कहीं ना कहीं ऑफ स्पिनर्स की जरूरत है, हमें स्पिनर्स की जरूरत है। और ऑस्ट्रेलिया में कोई उतना अच्छा स्पिनर नहीं था, शेन वॉर्न थे लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर्स की जरूरत थी। तो उन्होंने साफ साफ कहा, एक ड्राइव निकाला कि भाई अगर कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इंसान जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा हो, अगर वो सेलेक्ट होता है तो उसको सिटीजनशिप अभी मिल जाएगी। यस, सोचो कितना लिबरल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप। कोई भी स्पोर्ट में अगर आप अच्छा कर रहे हो और अगर ऑस्ट्रेलियंस को लगेगा, इफ दे फील सो, वो आपको सीधा सीधा सिटीजनशिप प्रोवाइड करा देंगे। और ये सही बात थी 2003 में, ठीक है। ऑल्दो नो वन गॉट सेलेक्टेड बट दे वर ऑफरिंग इट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीएम खुद आए थे इनॉग्रेट कर रहे, उन्होंने खुद बोला था ये बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है ये, समझ गए? तो देखो कितना ज्यादा, एक कहते हैं ना उसको कि भाई कुछ देश कितना ज्यादा सिटीजनशिप को लेकर कितने उनके लाइटर कंडीशंस होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका देश अच्छा हो, समझ रहे हो ना। ऑस्ट्रेलियंस को देखोगे, फिर इंग्लैंड में भी ये धीरे धीरे करके बहुत सारे कंट्रीज में आया, इंग्लैंड में गया, साउथ अफ्रीका में गया, जहां पे स्पोर्ट्स की बेसिस पे क्या हो सकता है कि सिटीजनशिप मिल सकता है। सिमिलरली दूसरे एस्पेक्ट्स में भी अगर आप अच्छा करते हो ना तो आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। बहुत सारे इंडियन ओरिजिन जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ये एडवांटेज मिला हुआ है कि दे हैव एक्सेल्ड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और उनको वहां की सिटीजनशिप मिल चुकी है, ठीक है। तो हमारा देश क्या था उस समय, आर्टिकल 5 के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो 3 कंडीशंस के बारे में बात कर रहा था। किस 3 कंडीशंस के बारे में?
किसी का यहां जन्म होना चाहिए, दूसरा कंडीशन या तो मम्मी पापा में से कोई भी एक यहां के होंगे, और 5 साल अगर कोई कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले 5 साल अगर यहां रह रहा है, वो क्या हो गया ऑलरेडी इंडियन सिटीजन, क्वालिफाइड है, इज क्वालिफाइड टू बिकम एन इंडियन सिटीजन, ही इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 5 समझ में आ गया, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 3 ग्राउंड्स हैं, समझ में आया। चलो इसको छोटा सा लिख लो, इसको कहां तक लिखे थे, हाँ, अंडर दिस, नहीं अंडर आर्टिकल 5 ऐसे मेंशन करो, अंडर आर्टिकल 5 द सिटीजनशिप इज conferred, CONFERRED, conferred to those person who डैश दे देना, पॉइंट ए, who was born in Indian territory or point B, whose either parents were born in Indian territory, whose either parents were born in Indian territory. Point 3, who has been a resident of India for not less than 5 years immediately before the commencement of constitution. ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 ग्राउंड समझ में आ गया। ठीक है, एक तो खुद अगर बॉर्न हो गए तो बहुत बढ़िया, अब खुद ही नागरिकता मिल गई, आपके मम्मी पापा में से या तो दोनों है तो बहुत अच्छा, कोई एक भी है तो सिटीजनशिप आपकी। सबसे क्लासिक एग्जांपल शाहरुख खान। शाहरुख खान के पिताजी पाकिस्तानी थे, ठीक है, माँ लेकिन इंडियन थी। सिटीजनशिप किसको मिला? शाहरुख खान भी ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, ऐसे न्यूमरस केसेस हैं। ठीक है, परवेज मुशर्रफ यहाँ रहते थे, मतलब उनका घर यही था लाहौर, सॉरी चांदनी चौक, लेकिन माइग्रेशन के टाइम में वो उस साइड चले गए, वहाँ का पाकिस्तानी सिटीजनशिप मिल गया, वो उधर चले गए। अब आएंगे आर्टिकल 6 और 7 बात करेगा पाकिस्तान से जो लोग आए, ठीक है, और फिर आके चले गए और फिर लौट आए, समझ गया ना। ऐसा भी हुआ था, वो बहुत टर्बुलेंट फेज था कि लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई, कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ मुस्लिम्स ऐसे थे तो जो यहाँ से गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ उन्हें ट्रीट अच्छा नहीं किया गया, समझ गए। मुहाजिर एक वर्ड होता है जो उनको बोला जाता था, समझ गया, कि मतलब डुअल मुस्लिम, समझ गए। तो वो लोग फिर वापस लौट कर आए, और कुछ यहाँ के भी लोग थे जो पंजाबीज थे, मतलब वो पंजाब प्रांत के लोग थे जो पहले वहाँ गए, लौटे, फिर यहाँ से चले गए, समझ गए ना। वो चीज़ बहुत हुआ था। तो आज आर्टिकल 5 तक ही रहने देते हैं, आज यहीं तक अभी एंड करते हैं। आर्टिकल 6, 7 मतलब कल सिटीजनशिप भी खत्म हो जाएगा। कल फ्राइडे है ना, सैटरडे को क्लास हो गई होगा। किसी का हॉस्टल बंद हो रहा है आजकल में? किसका? तुम्हारा कब? 28। तो हम लोग सैटरडे तक तो क्लास कर ही सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं सैटरडे तक। उसके बाद तो तुम लोग को तो 10 दिन का छुट्टी मिलेगा ही मिलेगा, है ना। हाँ, 1 वीक आ जाओगे टाइम से? हाँ, सब लोग आ जाओगे? वो पीछे से नहीं, सारे सिर हिला रहे। चलो, कब तक का है छुट्टी? मतलब 7 मार्च। आई हेट हॉलीडेज, पता है, ऑलरेडी परफेक्शन बहुत हॉलीडेज दे चुका है, समझ गए। बट समझ सकते हैं तुम लोग का हॉस्टल है तो, नहीं तो अगर ये 10 दिन रहता ना तो बाय द टाइम ऑफ 28 to 25 मार्च हम लोग ये खत्म कर दिए होते, क्योंकि अब मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में। अब धीरे धीरे जो है ना सिटीजनशिप, ये सब मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई, साथ साथ क्वेश्चंस भी कराते चलूंगा कि भाई कहाँ पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कहाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब ब्रेक होता है ना तो वापस लौट के आने में थोड़ा सा
समझ रहे हो ना, थोड़ा टाइम लगता है, एकस्टम नहीं होता है इंसान। चलो कोई नहीं, सैटरडे तक क्लास करते हैं, उसके बाद फिर एक वीक की छुट्टी लेते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग मिलते हैं।